हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एबी हसन व्लॉग। और आज हम लोग आए हुए हैं जमात इस्लामी के मरकज़ में। यहाँ एक चल रही है एग्जीबिशन जो हिस्ट्री के मुतालिक है, इंडियन हिस्ट्री के मुतालिक। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी दुकानें भी लगी हैं बुक्स वगैरह की। और ये जो है अंदर जाने के लिए बेताब है। सबने रजिस्ट्रेशन कराया, हम लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। यह मोबाइल नंबर 8273 8273। 23। अंदर जो है कोई मूवी दिखाई जाती है जिसमें स्टोरी बताई जाती है। ये उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके लोग अंदर जाएंगे। ये सारे लोग वही, हम लोग का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम लोग भी इंतजार में खड़े हैं कब अंदर जाएं। ये है जमात इस्लामी का मरकज और ये बिल्डिंग है, ये शानदार बिल्डिंग है रहे हैं। हम लोग को होता रहा था लेट। हम लोगों ने कहा हम नमाज पढ़ने के बाद मूवी देखेंगे। पहले आप लोगों को दिखाते हैं मस्जिद जमात इस्लामी मरकज की। ये है शानदार मस्जिद, बहुत शानदार। इधर पूरा स्टाफ क्वार्टर है, पूरा बिल्डिंग है और पार्क है। हमारा एक बहुत पुराना साथी मिल गया एक अचानक से आज की एग्जीबिशन में। और भी शुएब भाई बताओ क्या हाल है? शुएब भाई जब पढ़ते थे हमारे साथ में शुएब भाई 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम लोग अंदर जाने के लिए। बताओ अब आया नंबर। मेरी तबीयत खुश हो गई और 25 ग्राम खून आपकी से मुलाकात करने के बाद बढ़ गया मेरा। माशाल्लाह, फेंकते बहुत हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई है। देखिए किस तरह से यहाँ ट्रेडिंग होती है। एंड इन लोगों का सबसे बढ़िया बात ये थी कि ये लोग अपनी जो भी चीज़ ट्रेड करने लाते जैसे बकरी क्लोथ्स वगैरह, तो ये लाके बता देते हैं उन चीज़ों की खूबियाँ और खामियाँ दोनों। तो इस जरिए इन लोगों का ट्रस्ट कायम हुआ इन लोगों पर, इंडियंस का। एंड देन उसके चलते इन लोगों की कम्युनिटी फॉर्म हुई जिसका नाम था माफिया कम्युनिटी। इससे उन्हें राइट्स मिले यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। देन आप ये पोस्टर देख सकते हैं कि इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम बहुत होता था, जैसा आपको पता है, लोअर कास्ट या अपर कास्ट। तो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे अपर कास्ट वालों के लिए। बट इस्लाम में जैसा कि आप लोगों को पता है, तो अरब के जो ताजिर थे वो लोग लोअर कास्ट वाले लोगों से भी वैसी बात करते थे जिस तरह अपर कास्ट वालों से बात करते थे। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये एक लोअर कास्ट है जिनको कपड़े लेने का भी मौका नहीं मिल पाता था और ये लोग उनके साथ गुड्स ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि पहले इंडिया में नापतोल की जो होती थी वो इक्वल नहीं हो पाती थी। तो अरब में ये तराजू का जो सिस्टम था ये लोग यहाँ पे लाके इसको बताया और इस जरिए ये लोग यहाँ पे नापतोल इक्वल कर पाते थे। एंड जैसा कि आपको पता है कि ये लोग इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते थे। तो ये इस वजह से करते थे क्योंकि आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट खुतबा था उसमें ये बताया था कि तमाम इंसान आदम और हवा की औलाद है और कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। एंड बाकी आप लोग आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर एक कैसे सबसे पहले केरला आए थे, फिर वो लोग बॉम्बे आए थे, फिर वो लोग गुजरात आए थे। काफी लोगों का ऐसा कहना होता है कि वो लोग सबसे करीबी इलाके में क्यों नहीं गए। ऐसा इस वजह से था क्योंकि जो उस जमाने में शिप चलती थी वो सिर्फ हवाओं से चलती थी और वो लोग मानसून हवाओं के जरिए इंडिया आए थे। इस वजह से वो लोग सबसे पहले केरला पहुंचे थे। ये जो व्हाइट वाले प्रिंस है ये सूफी मुस्लिम्स को बता रहे हैं जो जमीन के जरिए आए थे इंडिया में। सबसे पहले वो लोग पर्शिया से अफगानिस्तान आए थे, फिर वो लोग लाहौर आए थे, फिर लाहौर में रुक के वो आगे बढ़े तो उन्होंने इंडिया में अजमेर बनाया, वहीं उन्होंने अपनी रिहाइश रखी। फिर कुछ मुस्लिम जो थे वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़े, फिर दीगर दक्कन की तरफ वो लोग बढ़े। रेड वाली जो पेंस है ये ज़माने की मेन ट्रेडिंग हब थी, जहाँ सबसे ज़्यादा तिजारत होती थी, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का आमदोरफ्त था और यहीं से सिल्क रूट भी होके गुजरते थे।
ये जो येलो वाले पेन्स हैं ये इंडिया की मेन पुरानी लाइब्रेरीज और ऑब्जर्वेटरीज हैं, जिनमें से एक रामपुर की रजा लाइब्रेरी हो गई और एक निज़ाम ऑब्जर्वेटरी हो गई जो कि हैदराबाद में मौजूद है। ये हरे वाले जो पेन्स आप लोग देख रहे हैं ये इंडिया की हिस्टोरिकल साइट थी, जिनमें से एक कुतुब मीनार था दिल्ली में, चरमन मॉस्क की केरला में कोची में, और नज़बतुल उलमा हो गया यूपी में, वगैरह वगैरह। बाकी आप लोग चरमन मॉस्क के बारे में आगे करने का जो जज्बा है वो शुरुआती तौर से है। जब मुसलमान भारत तिजारत करने आए तब भी इन्होंने अपने तिजारत का जो पॉइंट है इसको काफी सीरियसली लिया है। ये करप्शन नहीं करते थे क्योंकि मुसलमानों ने इंडिया के कल्चर को एक्सेप्ट किया है। ये जो है ये उसकी लिटरेरी एविडेंस। विजिबल हो रहा है। तो दर हकीकत में अब आप एक दौर से निकले हैं जहाँ पे आपने हिस्ट्री पढ़ी हमारी। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने एजुकेशन की फील्ड के अंदर दुनिया में और एज वेल एज इंडिया के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वो भी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के अंदर। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, मुसलमानों का जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था वो एक मदरसा बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम कुरान एंड हदीस और फिक्र पढ़ते थे। वहीं पर हम साथ ही साथ साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हर तरीके का उलूम, हर एक उलूम पे इल्म की और महारत हासिल करते थे। यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलूँ कि साइंस की बहुत बड़ी फील्ड एस्ट्रोनॉमी की फील्ड भी आती है। यहीं पर हम ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों ने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में दुनिया में और इंडिया के अंदर क्या काम किया। सबसे पहले आप लोग इस पेंटिंग पर नजर डालिए। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, कितना पानी भी खाएं। सबसे पहला सीन दिन का सीन और दूसरा सीन रात का सीन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं। ये दरअसल जंतर मंतर है, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये जंतर मंतर इतनी अहम चीज है हमारे लिए कि हमें लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की यूज के लिए या फिर रैलीज की यूज के लिए मॉन्यूमेंट के तौर पे जंतर मंतर का यूज किया जाता था, मगर ऐसा नहीं है। जंतर मंतर एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था। इससे दिखाने का सर मकसद ये है, दरअसल ये एक राजा जय सिंह जो एक राजपूत राजा थे, उन्होंने बनवाया था। इनका पोर्ट्रेट आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपको एक चीज मैं बताता चलूं, इनके बारे में बताना इसलिए जरूरी है, दरअसल हमारे एक बहुत बड़े सुल्तान उलूग बेग जिनका नाम था, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, तैमूरी डायनेस्टी से थे। वो एक बहुत बड़े सुल्तान होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। उन्हीं की बुक एक सच्चे सुल्तान से राजा जय सिंह ने कैलकुलेशंस ली, सारी नॉलेज ली एंड ला के उन्होंने इम्प्लीमेंट करा और जंतर मंतर बनाया। जंतर मंतर सिर्फ एक नहीं बनाया उन्होंने, इंडिया के अंदर ऐसे 10 बड़े जंतर मंतर बनाए। एक दिल्ली में भी है और एक जयपुर में भी, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो इसको दिखाने का सब मकसद ये है कि मुसलमानों ने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने एक हिंदू राजा ने, यानी कि दूसरी कौम के राजा ने हमारे काम को लिया और उसे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। वहीं पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको वहाँ पे बताता हूँ, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फिर आप अच्छे से तो एक नजर में डालिए कि मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलूँ। तो ये एक सेलेस्टियल ग्लोब है। इसका काम क्या होता था कि नेविगेट आपको रास्ते पर की कैलकुलेशंस ये सॉल्व कर देता था। दरअसल इसको मुसलमानों ने बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, इसको एक्यूरेट कर दिया। मदरसा, लाइब्रेरी और मस्जिद, इस लाइब्रेरी के अंदर 3000 प्लस मोन्यूस्क्रिप्ट मौजूद थे। और ये जो मदरसा है इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामी फ़िक़्ह ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस के सारे डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और एक सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी इतना बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होती है वहाँ की आवाम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था तो बाहर से लोग तो फ़ायदा उठा ही रहे थे। हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका था जिसको आप अनटचेबल्स या फिर ब्लो कास्ट बोलते हैं। वो लोग को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जाने की परमिशन नहीं थी, किताब टच करने की परमिशन नहीं थी। ऐसे वक्त में ये इंस्टीट्यूट सामने आता है, ये यूनिवर्सिटी सामने आती है जिसमें वो सब आते हैं, यहाँ उनको वेलकम किया जाता है, यहाँ उनको बगैर किसी का रिलीजन और कास्ट देखे हुए यहाँ उनको पढ़ाया जाता है। जिससे हम लोग देखते हैं कि 16वीं सेंचुरी में आते आते एक इंडिया के अंदर एक बड़ा गोल्डन एज गुजरा, एक बड़ा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन आया। इसके अगर हम अभी एक तस्वीर देखेंगे तो इस तरीके का है, इधर के अंदर रेड कलर की बिल्डिंग है और ये इंडिया के अंदर रिजर्व मॉन्यूमेंट में रखा हुआ है इसे। अब इसके बाद अब आप लोग आगे की तरफ